नमस्कार मित्रों, स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसे पुरुष रात में दबाता है तो बड़ा हो जाता है और सुबह होते ही छोटा हो जाता है। इसके अलावा जानेंगे दोस्तों कि कौन सी स्त्री अपने पति को धोखा दे देती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही ज्ञान देकर जाएगी कि एक स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि अपने पत्नी से काफ़ी उदास रहा करता था। एक दिन वो गुस्से में आ जाता है और वो जंगल की तरफ चल देता है क्योंकि उसकी पत्नी उससे हमेशा लड़ाई करती थी। तभी इस बात को सोचता है कि मेरी पत्नी आखिर मुझसे लड़ाई क्यों करती है और मेरे घर इतना दुख क्यों है, यानी मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मैं गरीब हूँ। इसी बात की तलाश में वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे एक महात्मा से मुलाकात होती है और सोचता है कि क्यों ना मैं इस महात्मा से अपनी बात पूछ लूँ। तभी उस महात्मा के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। तभी वो महात्मा कहते हैं कि बोलो, तुम्हारा प्रश्न क्या है। तभी किसान कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई क्यों करती है और अपनी मनमानी क्यों करती है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान तरीक़े से दे सकता हूँ। उसके बाद फिर किसान कहता है कि और मैं फिर गरीब हूँ, मैं कैसे अमीर बन पाऊँ। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो, मेरे पास एक उपाय है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा ध्यान से सुनो। किसान कहता है कि ठीक है, आप कहानी को सुनाइए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि एक गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे जो कि ज्योतिष का काम करते थे। वो सारे किसी का भाग्य देखा करते थे। तभी उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया और अपने पुत्री का जैसे वो भाग देखते हैं दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। समय ऐसे ही निकलता गया और उनकी पुत्री बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी मोहल्ले में गई हुई थी। तभी लोग कहते हैं कि पंडिताइन अपने पुत्री को घर पर रखी हुई है और शादी नहीं कर रही है, जवान लड़की को घर पर आखिर क्यों बैठा कर रखी है। यह सब लोग देखकर पंडिताइन को ताना मार रहे थे। पंडिताइन आकर पंडित महाराज से कहती है, आज आप अपने पुत्री की शादी कर दीजिए वरना उसका गला घोट कर मार दीजिए। इस तरह से पंडित महाराज समझ जाते हैं कि मेरी पंडिताइन को लोगों ने चढ़ा बढ़ा दिया है, जिसके कारण ये शादी करने के लिए कह रही है। इस तरह से पंडित महाराज कहे तो एक अच्छी सी वर्ग ढूंढते हैं और उसकी शादी कर देते हैं, जो कि अपने घर जाकर काफ़ी खुश रहती है। समय निकलता गया और कुछ समय के बाद कहे तो उसकी पति की मृत्यु हो जाता है। पंडित महाराज की लड़की काफ़ी दुखी होती है और पंडित महाराज अपने घर बुला लेते हैं। इस तरह से पंडित महाराज फिर एक दूसरा लड़का ढूंढते हैं और अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। फिर उसके साथ काफ़ी खुश रहती है। समय निकलता गया और 2 वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर पंडित महाराज अपने लड़की को घर पर बुला लेते हैं और पंडित और पंडिताइन काफ़ी उदास थे क्योंकि अब वो सोच रहे थे कि मेरी लड़की का भाग खराब है, जिससे शादी हो रहा है उसकी मौत हो जा रही है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, पंडित महाराज अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहते थे पंडिताइन, परंतु जोर लगा रही थी। तभी तीसरी बार जब पंडित महाराज शादी करते हैं तो उस लड़की से कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा रही हो, वहाँ से लौटकर कभी यहाँ मत आना क्योंकि तुम समझना कि तुम्हारे लिए माता पिता नहीं है, क्योंकि अब हम लोग बूढ़ा हो चुके हैं, कब हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चल बसेंगे, तुम अपने घर ही रहना। इस बात को कहकर तीसरी शादी कर देते हैं और अपने लड़की को विदाई कर देते हैं। जैसे ही लड़की घर से चली जाती है, पंडिताइन अपने यानी कहे तो पति से लड़ने लगती है। तभी पंडित महाराज कहे तो सारा सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़की के भाग्य में जिससे शादी होगा उसकी मृत्यु 2 से 3 साल के बाद हो जाएगी। यही उसके भाग्य को देखकर मैं शादी करने के लिए नहीं कह रहा था। उसके बाद पंडिताइन को किए हुए अपने गलती पर अफसोस होने लगता है दोस्तों, और वो सोचती है मेरे पंडित जी मेरे लड़की को भलाई ही चाहते थे, परंतु मैंने इनको यानी प्रेशर दिया और ये शादी कर दिए। इस तरह से वो लड़की थी जो कि अपने घर रहने लगती है और कुछ समय निकलता है, उसके यहाँ 2 बच्चे हो जाते हैं। अब अपने बच्चों में व्यस्त थी, परंतु कुछ समय के बाद उसका पति का देहांत हो जाता है। वो लड़की काफ़ी उदास रहती है, अपने बच्चों में लग जाती है और वो अपने माई के यहाँ नहीं आती है। समय धीरे धीरे निकलता गया और उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। सबसे बड़े वाले लड़के की शादी कर देती है और उस लड़की का नाम था सुकन्या। अब अपने बहू के साथ वो रहने लगती है। समय धीरे धीरे ऐसे ही करवट लेता गया। उसका जो बड़ा लड़का था सुकन्या का, वो काम करने के लिए बाहर चला जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, उसका छोटा भाई था वो अपने घर पर ही रहा करता था।
सुकन्या की जो बहू आई थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अपनी सास की सेवा करती थी। परंतु एक दिन अचानक उस सुकन्या के बहू के घर से एक लड़का आता है बुलावा लेकर कि तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब है, और सुकन्या की बहू मिलने के लिए चल देती है। इस तरह से उस लड़का के साथ जाती है। उस लड़का का कुछ नियत खराब था, वो लड़का उसे भाभी कहकर बुलाता था, परंतु उन दोनों के बीच कुछ रिश्ते अलग थे। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, वो अपने घर पर जाती है और अपने पिता की सेवा करती है। उनका पिता ठीक हो जाते हैं, परंतु समय निकलते गया और कुछ समय के बाद वो लड़का फिर लाकर यानी उसी भाभी को घर पहुंचाने आ रहा था। तभी रास्ते में वो लड़की यानी सुकन्या की बहू कहती है कि आप मुझे भाभी कहकर मत बुलाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सब बात सुनकर यानी कहे तो गाँव का लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और उससे भी वो प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते थे। अब सुकन्या की बहू जैसे ही घर आ जाती है, अब उन दोनों के बीच में यानी कहे तो उसका देवर जो कि छोटा भाई था वो दरार बन रहा था। इस तरह से सुकन्या की बहू एक दिन खाने में जहर मिलाकर दे देती है और उसका देवर इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। दोस्तों आपको बता दें, इस बात की भनक किसी को नहीं लगी कि उसकी मौत कैसे हुई है। उसका भाई आता है और काफ़ी दुखी रहता है। इस तरह से कुछ समय निकल गए, फिर वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए और दोनों एक दूसरे से फिर मिलना जुलना चालू कर देते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, जब उस गांव के लड़का आया था उससे मिलने के लिए, तभी उसकी सासू माँ आने वाली थी। यह सब देखकर सासू माँ कहती है कि तुम कभी भी किसी लड़के को बुलाकर क्यों मिलती हो, क्योंकि ये सब गलत है, ये सब तुम्हारे लिए खिलाफ है, क्योंकि तुम्हारा पति है। तभी वो कहती है कि मेरी सासू माँ नहीं मानेगी, इनको बीच के रास्ते से निकालना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दे, यानी अगले दिन खाना बनाती है और खाना में जहर मिलाकर सासू माँ को भी मार देती है। जैसे ही सुकन्या का जो बड़ा लड़का था उसे पता चलता है, वो काफ़ी दुखी होकर घर आता है और सोचता है कि आखिर मेरे माँ को किसने मार दिया। कुछ समय व्यतीत हो गए, अब वो गांव पर ही रहने लगा। तभी एक दिन देखता है कि उसका यानी आशिक आ जाता है मिलने के लिए। यह सब वो रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यही सब खेला खेल रही हो और मेरी माँ और मेरे भाई को मार दी। इस तरह से सुकन्या की जो बहू थी वो खुलकर बता देती है कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे माँ हमारे रास्ते के रोड़ा बन रहे थे, इसीलिए हमने उन सभी को मार दिया। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, अब वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम जाओ, मेरी ज़िंदगी से बाहर चले जाओ, मैं ऐसे ही ज़िंदगी अपना जी लूँगा। दोस्तों उसकी पत्नी उस लड़के के साथ चली जाती है। वो लड़का क्या करता है, उसके पास जो भी धन दौलत था सारा ले लेता है और कहे तो फिर उसे छोड़ देता है। इस तरह से जो सुकन्या का लड़का था वो अपना दूसरा शादी कर जीवन व्यतीत करने लगता है और उसकी पत्नी अफसोस करने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वो महात्मा किसान से कहते हैं कि आपको समझ में आया इस कहानी से? तभी वो किसान कहता है कि नहीं, आप कहानी को समझाने का प्रयास कीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो, जिस औरत का यानी चरित्र खराब होता है वही औरत दूसरे पुरुष से दिल लगाती है। और दूसरी बात यानी औरत का वो कौन सा अंग है जो कि रात्रि में बड़ा हो जाता है, तो औरत की आँख की पुतली है जो कि रात्रि होते ही बड़ा हो जाता है और जैसे ही धूप लगता है फिर वो छोटा हो जाता है। इस तरह से इन दोनों बातों को समझकर यानी कहे तो दोस्तों वो किसान काफ़ी खुश होता है और अपने घर आ जाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।